हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा ऐसा किया कि बेटों के होश उड़ गए। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबह के 8 बज रहे थे। सन्नो अपनी दोनों बेटियों को स्कूल भेजने के बाद जल्दी जल्दी चलते हुए अपने काम पर निकल गई। 10 मिनट बाद ही वह मंजू जी के घर के बाहर थी। मंजू जी के घर का डोर बेल बजाई। मंजू जी धीरे धीरे चलते हुए लगभग 5 मिनट में अपने डोर के पास आई, दरवाज़ा खोली। सन्नो दंदनाते हुए तूफान की तरह अंदर घुसी और पूछी, आंटी जी क्या खाना बनाना है, बता दो। मंजू जी गई, घर में पहला कदम रखी नहीं कि सर पर सवार हो गई कि क्या बनाना है। मंजू जी बोली, अरे 2 मिनट रुक जा, थोड़ा बैठ जा, थोड़ा शांति से सांस ले ले। आते के साथ सर में सवार हो जाती कि क्या खाना बनाना है। सन्नो बोली, मैं जानती हूँ आंटी जी कि आपसे आपको पूछूंगी तो आपको आधा घंटा लगेगा बताने में कि क्या बनाना है, इसलिए मैं आते के साथ पूछ लेती हूँ। मैं काम करते के साथ अपनी सहूलियत के साथ साथ खाना का भी देखते जाती हूँ, इसलिए मैं पहले ही पूछ लेती हूँ। जब तक मैं बाकी काम करूंगी तब तक आप सोच कर बताना। मंजू जी बोली, तू भी ना बहुत चतरी है। सन्नो सबसे पहले दंदन करते हुए किचन गई। किचन में जाकर अच्छे से कड़क 3 कप चाय बनाई, एक प्लेट में बिस्किट रखी और हॉल में जाकर वहाँ पर ट्रे रख दी। मंजू जी के पति रुपेश जी वहाँ पहले से ही बैठे थे। मंजू जी भी आकर वहीं बैठ गई। सन्नो दोनों पति पत्नी को बोली कि अंकल आंटी आप दोनों चाय पियो। मंजू जी बोली कि तू भी अपना कप यहीं लाकर बैठ जा, साथ में बैठकर पीते हैं। सन्नो वहीं पर ज़मीन पर बैठ गई। हंसते बतियाते तीनों बात करते रहे और चाय पिए। चाय पीने के बाद सन्नो झाड़ू उठाकर पूरे घर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाई। उसके बाद मंजू जी के सामने खड़ी हो गई। चलो आंटी जी, 9:30 बजने जा रहे हैं, पहले आपको नहला दूँ। मंजू जी के नहलाने के बाद दूसरे साफ कपड़े पहनाकर तैयार करने के बाद गंदे कपड़े लेकर सन्नो बैठ गई धोने के लिए। कपड़े धोकर उसे सूखने के लिए बाहर डालने के बाद वह मंजू आंटी के आगे जाकर फिर खड़ी हो गई। बोलो आंटी क्या खाना बनाना है। मंजू जी बोली कि ऐसा कर, गर्मी का दिन खत्म होने वाला है, आम रस पूरी आलू की सूखी सब्जी बना लेना और ज़्यादा बनाना। घर जाते वक्त अपनी दोनों बेटियां और खुद के लिए लेते जाना। सन्नो आलू की सूखी सब्जी और पूरी बनाई, साथ में थोड़ा सलाद काट ली। किचन पूरा साफ किया और बर्तन धोई। खाने को डाइनिंग टेबल पर लगाई। बोली, आंटी जी डाइनिंग टेबल में खाना लगा दी हूँ। 8 बजे की आई। सन्नो को जाने का समय हो गया था। दोपहर के 12 बज रहे थे। सन्नो बोली, मैं अब घर जा रही हूँ। शाम के 6 बजे वापस वह मंजू जी के घर आ गई। बाहर डले सूखे कपड़े उठाकर तह कर रखी, शाम का चाय बनाकर दी और रात का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल में लगाकर अपने घर चली गई। यह रोज का काम था। सन्नो, जो आज से 2 महीना पहले मंजू जी के यहाँ पर सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन धोने के लिए लगी थी, लेकिन अब वहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और कपड़े के साथ साथ मंजू जी का नहलाना धुलाना तक के काम करती थी। दोनों समय का खाना बनाने का काम करती थी। मंजू जी सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षिका थी। उनके पति रुपेश जी एक वकील थे। वकीलों में उनके नाम की तूती चलती थी। अच्छे बड़े बड़े केस उन्होंने जीते थे, लेकिन उनके जीवन में एक सिद्धांत था, कभी सत्य का सच का साथ नहीं छोड़ा और कोई मजबूर और लाचार हो उसका भी केस बिना पैसों के लड़े। अपने आसपास के जितने भी उनके पड़ोसी या लोग थे वह मंजू जी और रुपेश जी को बहुत ही प्यार और बहुत सम्मान करते थे, उनसे बहुत स्नेह रखते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा उन लोगों को मदद किया था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह दोनों नरम दिल और शालीन थे। मंजू और रुपेश जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा हर्ष और छोटा बेटा सुमेश। हर्ष दिल्ली में नौकरी करता था। जबकि हर्ष की शादी हुई तो हर्ष अपने साथ अपनी पत्नी को भी दिल्ली ले गया, जबकि सुमेश अपने माँ पिता के घर से 2 घंटे की दूरी पर ही दूसरी शहर में अपनी पत्नी के साथ एक किराए के मकान में रहता था। उसकी नौकरी वहीं पर थी। मंजू और रुपेश जी दोनों पति पत्नी को कोई दिक्कत नहीं था। बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने सपनों का उड़ान उड़ना चाहते हैं, अपना मन का काम करना चाहते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा था, मंजू जी का सेहत अब थोड़ा डोलने लगा था। मंजू जी को प्रॉब्लम होने लगी थी। अब उनके कमर में बहुत दर्द रहने लगा था और चलते फिरते उनके घुटने लॉक यानी अटक जाता था। वह फिर उसके बाद हिल भी नहीं पाती थी और फिर उनको किसी की मदद चाहिए होती थी। उनके पैरों को पकड़ के थोड़ा सा आगे पीछे हिलाना पड़ता था, तब जाकर फिर उनका घुटना अनलॉक होता और वह फिर चल पाती।
रुपेश और मंजू जी का बहुत बड़ा बंगला था और बंगला से जुड़ा ही बंगला जितना ही एक बड़ा ज़मीन था जहां उनका बगीचा बना था। फलदार पेड़, सब्जियां, फूलों के पौधे लगे थे। रुपेश जी और मंजू जी चाहते थे कि दोनों बच्चे साथ रहे तो रहने के लिए घर बड़ा हो, और अगर दोनों बच्चे अलग भी रहना चाहें तो बगीचे वाली ज़मीन में एक बेटा अपना घर बना लेगा, लेकिन दोनों बच्चे उनसे दूर रहते थे। जहाँ मंजू जी अपने दोनों बेटों को याद करती थी, हमेशा दोनों बेटों को कहती कि बेटा हमारा बहुत उम्र हो गया है, तुम दोनों ने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया है, भले ही तुम दोनों यहाँ आकर परमानेंट ना रहो, लेकिन कभी कभी कुछ महीने के लिए तो यहाँ आया करो। अगर तुम दोनों बेटों को फुर्सत नहीं मिलती तो कुछ नहीं तो अपनी पत्नी को यहाँ 1-2 महीने के लिए भेज दिया करो। हम 1-2 महीने में खुश हो जाएंगे, अपनी बहुओं के साथ रह पाएंगे। उनके बेटों की पत्नियां ससुराल नहीं आना चाहती थी। बड़ी बहू हर्ष की पत्नी तो इतनी चालाक और स्वार्थी थी कि उसने एक बेटा होने के बाद अपने बेटे का एडमिशन दिल्ली के स्कूल में ही करा दी, और जब भी उसे आने के लिए कहो तो कहती कि बच्चे का स्कूल है, अभी छुट्टी नहीं है, कैसे आएंगे, बच्चे की पढ़ाई छूट जाएगी। जैसे पता नहीं बच्चा नर्सरी में ही साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रहा था। छोटी वाली बहू को बोलती तो छोटी वाली बहू कहती मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो इनका कौन करेगा। आप तो जानते हैं इनको बाहर का खाना सूट नहीं करता, मैं नहीं आ सकती, मौका मिलते के साथ में आ जाऊंगी। मेरा भी बहुत मन करता है। जैसे हजारों बहाने बनाती मंजू जी अपने बेटे और अपने पति को बोलती थी, अगर दोनों बहुएं नहीं आना चाहती तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे बेटे ढंग के होते, और अगर वह हमारे साथ रहना चाहते तो हिम्मत नहीं थी हमारी बहू का कि वह ऐसा व्यवहार कर पाती। अगर उन्होंने ऐसा बोलती है तो इसका अर्थ है कि इसके पीछे सीधे सीधे हमारा हाथ हमारे बेटों का है। उनकी बेरुखी से ही उनका अपने माँ पिता को नज़रअंदाज करना ही उनकी पत्नियों को इतना हिम्मत देता है कि वह इस तरह से मुंह खोलकर बोलते हैं कि हम नहीं आएंगे। खैर मंजू जी की आस बनी रहती कि काश अब वह आ जाएंगे। कभी उनका मन बदलेगा कि कभी उन्हें अपनी माँ का याद आएगा, कभी घर का याद आएगा, कुछ नहीं तो अपना बचपन की याद आएगी। वह हमारे पास आएंगे, हमारे साथ रहेंगे। कितना अच्छा होता ना वह हमारे पास आते, थोड़ा समय ही सही पर हम उनके साथ रह पाते, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई त्यौहार। बड़ा त्यौहार में भी वह नहीं आते। उनके लिए तो उनका परिवार बस वह, उनकी पत्नी और उनका बच्चा है, बस इतना ही है। उनके परिवार में हम नहीं हैं। अपना परिवार में हम अपने बेटे और बहू और पोता को समझते हैं, लेकिन उनके परिवार में हमारे लिए जगह नहीं है। रुपेश जी क्या कहते, चुपचाप अपनी पत्नी का दुखती दर्द को सुनते। उससे ज़्यादा वह क्या कर सकते थे। खैर बेटा का सुख तो नहीं मिल रहा था, लेकिन आसपास में उनके पड़ोसी उनका बहुत ध्यान रखते थे। जहाँ सन्नो जैसी उनकी नौकरानी मिली थी, जो घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाने के साथ साथ मंजू जी का नहलाना धुलाना भी करवा देती थी, उनके पैरों और कमर का मालिश करती थी। वहीं पर एक माली था जो उनके घर में जाकर सप्ताह में 3 बार पूरे घर के बगीचे के साथ सफाई, देख रेख, पानी देने जैसा सब काम करता था। एक नाई जो हर सप्ताह आकर रुपेश जी का नाखून काट देता, बड़े बाल को करीने से काट देता और दाढ़ी बनाकर चला जाता था। पड़ोस में रहने वाले एक पड़ोसी का बेटा आदेश, जो बचपन के दिनों में अपने घर से कहीं ज़्यादा मंजू और रुपेश जी के घर में ही रहता था। खेलने कूदने के साथ साथ ज़्यादातर समय वह खाना भी मंजू जी के घर में ही खाता था। वह अब बड़ा होकर डॉक्टर बन गया था और यह उसका फर्ज था कि मंजू जी से प्रेम कि हमेशा आकर मंजू जी और रुपेश जी का चेकअप करता रहता, उनकी सेहत का ध्यान रखता था। कुल मिलाकर मंजू जी और रुपेश जी को अपने बेटों की कमी तो खलता था, उनकी याद तो आता था, लेकिन उनके बेटों की जगह उनका ख्याल रखने वाले उनके पड़ोसी और उनके यहाँ काम करने वाले सब लोगों का ही हाथ था। वही सब लोग रुपेश जी और मंजू जी का ध्यान रखते थे। मंजू जी ऊपर से तो खुश थी, अच्छे से रहती थी, खुद का ध्यान रखती थी, लेकिन मन और आत्मा से अपने बच्चों के सानिध्य के लिए आतुर थी। मंजू जी का मन अगर भारी होता तो रुपेश जी उनकी बातों को सुनते, उन्हें दिलासा देते, लेकिन कहीं न कहीं अपने बेटे के ना होने का गम उन्हें भी अंदर अंदर खाए जा रहा था। मंजू जी बेटों के इंतजार में घुले जा रही थी और एक दिन वह रात को जो खाना खाकर सोई तो सुबह का सूरज उन्होंने नहीं देखा। मंजू जी नहीं रही। सुबह जब सन्नू आई तो दहाड़े मार मार के रोने लगी, आंटी जी क्या हो गया, क्या हो गया। दोनों बेटे हर्ष और सुमेश को सूचित किया गया। छोटा बेटा अपनी पत्नी को लेकर घर आया, जबकि बड़ा बेटा हर्ष अकेला आया। अकेले आने पर लोगों के पूछने पर कहा कि बच्चे की अभी छुट्टी नहीं है ना, इसलिए पत्नी अभी वहीं रह गई। 10वीं के दिन पत्नी बच्चे को लेकर यहाँ पर आएगी। क्या करें, बच्चे की स्कूल से छुट्टी नहीं मिल रही है। बेचारी बहुत कोशिश कर रही थी यहाँ आने का, लेकिन बच्चे की वजह से नहीं आ पाई।
लोग बातों को सुनकर लटके चेहरे पर घड़ियाली आंसू देखकर समझ तो रहे थे, लेकिन कौन क्या बोलता। ठीक है, क्या कर सकते हैं। मंजू जी को तैयार कर उनका अंतिम यात्रा निकाली गई और शाम के 4 बजे उनका अंतिम संस्कार हुआ। घर के सारे काम, नियम, पूजा पाठ घर के पड़ोसी और सन्नो ऐसे संभाल ली जैसे वही घर के सदस्य हों। दोनों बेटों को लगा ही नहीं कि उनके बेटे होने का बहुत ज़्यादा कर्तव्य उन्हें पूरा करना है। सही में वह घर में बाहर के रिश्तेदार जैसे लग रहे थे। 13वें के अगले दिन बाद ही सुमेश और उसकी पत्नी घर से चले गए और उसके 2 दिन बाद हर्ष अपनी पत्नी बच्चों को लेकर घर से जाने लगा तो रुपेश जी कहे कि तुम भी चले जा रहे हो, तुम तो रुक जाओ। और अब वापस क्यों जा रहे हो? यहाँ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, किसके लिए? यहीं पर कुछ कर लो। हर्ष ने कहा, नहीं पापा, वहाँ पर बच्चे का एडमिशन है, पढ़ाई है। रुपेश जी कहे कि बच्चा बहुत छोटा है, अभी केजी में पढ़ता है, उसके लिए इतना पढ़ाई का क्या टेंशन। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, यहाँ पर एडमिशन करा लो। इतना बड़ा ज़मीन है, तुम्हें क्या करना है? उसके लिए कुछ खोल दो या फिर यहीं पे कुछ नौकरी कर लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर यहीं पर साथ में रहो। अब मैं यहाँ पर अकेला कैसे रहूँगा? एक ही पोता है मेरा, उसके साथ रहूँगा, खेलूँगा तो मेरा मन भी लगा रहेगा। हर्ष ने कहा, पापा बहुत स्वार्थी हो गए हैं, पोते को साथ में रखने के चक्कर में उसके जीवन का भविष्य नहीं देख रहे हैं। दिल्ली की पढ़ाई कितनी अच्छी होती है, उसका पढ़ाई अच्छा स्कूल छुड़ा के यहाँ पर ले आओ, क्या मतलब? और ऐसे भी यहाँ पर तो कोई भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। आदेश पड़ोस में ही डॉक्टर है, हमेशा आपका देखभाल करते रहता है। माली आकर बगीचे का ध्यान रख लेता है, नाई भी समय से आकर आपका पूरा ध्यान रखता है। सन्नो पूरे घर का देखभाल करती है, साथ में आपका खाना वाना सब हो जाता है। क्या दिक्कत है? किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो इतना ज़्यादा तकनीकी सुविधा है, जब भी आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ का दिक्कत है, बस एक फ़ोन कीजिएगा, एक फ़्लाइट लेकर 2-3 घंटे में मैं यहाँ आ जाऊँगा। कहाँ मैं आपसे ज़्यादा दूर हूँ? रुपेश जी समझ गए कि उनका बेटा रुकने वाला नहीं। चाहे कुछ भी कहो, किसी न किसी तरह का बहाना बनाकर वह यहाँ से जाना ही चाहता है। और जो जाने का मन बना लिया हो, उसके रोकने का क्या मतलब? रुपेश जी बोले, हाँ तुम बात तो सही कहते हो, यहाँ पर तो सब मेरा पूरा ध्यान रखते हैं, मुझे क्या ज़रूरत है अपने बेटे को यहाँ पर रखने का, अपने पोते का जीवन खराब करने का, उसका भविष्य अंधकार करने का। तुम जाओ बेटा, जाओ, यहाँ नहीं रहना, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। अभी तुरंत निकल जाओ तो कल सुबह तक दिल्ली पहुँच जाओगे। बच्चे का स्कूल पकड़ में आ जाएगा, अगर लेट हो जाओगे तो एक दिन स्कूल और छूट जाएगा, बच्चे का कितना कुछ छूट जाएगा, नहीं सीख पाएगा। जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ। हर्ष अपने पिता के तानों को सुनकर बखूबी समझ रहा था कि वह क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वह इस बात का बुरा कहाँ मानने वाला था। बुरा मानने का मतलब था कि यहाँ पर रुकना, इसलिए थोड़ा सा बेमन की हंसी खीखी करते हुए अपना सामान उठाकर वहाँ से अपनी पत्नी और बच्चों को साथ ले दिल्ली के लिए निकल गया। दूसरे दिन से फिर से रुपेश जी इतने बड़े घर में अकेले थे। सन्नो पूछी, हर्ष भैया कहाँ है? रुपेश जी ने कहा कि नहीं, बच्चे का स्कूल छूट रहा था ना, उसका पढ़ाई का बहुत घाटा हो रहा था, मेरे पीछे में उसका भविष्य अंधकार में हो जाता, जितना जल्दी हो सके उसको वहाँ पर स्कूल पहुँचना था। बच्चे का आखिर जीवन का सवाल है, इसलिए वह तीनों चले गए। सन्नो रुपेश अंकल का बुझा चेहरा, उनके बोलने के अंदाज में आई कड़वाहट को सुनकर समझ गई थी कि रुपेश जी का मन कितना कड़वाहट से भरा है, कितना अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका लटका चेहरा देखकर सन्नो का मन कचोट गया। कैसे बच्चे हैं कि माँ को मरे 15 दिन नहीं हुए और यहाँ से चले गए। यह भी नहीं देखा कि पिता यहाँ अकेले कैसे रहेंगे। खैर, अब उसके मन में बस यह चीज़ थी कि कुछ भी हो अंकल जी का ध्यान रखना है। सन्नो बहुत अच्छे से खाना बनाती, अपने सामने खाना खिलाती, अपने सामने ही चाय पिलाती और उनके बिस्तर तक की साफ सफाई करती ताकि वह आराम से रह सके। इससे ज़्यादा वह क्या कर सकती थी। खैर, बाकी सब पहले की तरह ही चल रहा था, लेकिन इधर रुपेश जी का मन बहुत ज़्यादा कड़वाहट से भर गया था कि बूढ़ा पिता घर में अकेला रह गया था। वह अपनी उम्र की इस पड़ाव में है, फिर भी बच्चे उनके पास रुके नहीं, उसके पास रहना नहीं चाहते। माँ अपने बेटों का इंतज़ार करते करते मर गई, फिर भी उनका दिल नहीं पसीजा। क्या मतलब ऐसे औलाद का, क्या मतलब ऐसे बेटों का। और उन्होंने एक फ़ैसला किया। उन्होंने अपने नीचे इंटर्न करने वाले दीपेश को बुलाया। दीपेश उनके नीचे में उनके साथ में इंटर्न कर काम करना सीखा था और आज शहर का जाना माना नाम था, लेकिन आज भी दीपेश रुपेश जी का बहुत सम्मान करता था। कहता था, उन्होंने मुझे काम की बारीकियाँ सिखाई, उन्होंने मुझे काम करने के साथ साथ कानूनी दांव पेच के साथ साथ नैतिकता की भी सीख सिखाई, इंसानियत की भी सीख सिखाई। सिखाया कि कितना भी पैसा हो, कितनी भी दौलत सामने हो, लेकिन सबसे बढ़कर नैतिकता और इंसानियत रखना।
बिक नहीं जाना, समाज के लिए भी कुछ दायित्व होते हैं हमारे, यह उनकी सीख थी और दीपेश भी उनके ही पदचिन्हों पर चल रहा था। रुपेश जी ने दीपेश को कुछ पेपर्स बनवाने का निर्देश दिए। सारे पेपर तैयार कर लिए। घर में अकेलापन और अपने बच्चों की नज़रअंदाजी और बेरुखी ने उन्हें तोड़ दिया था और वह अभी ज़्यादा दिन रह नहीं पाई। अपनी पत्नी के जाने के 6 महीने बाद ही उनकी भी मौत हो गई। उनके दोनों बेटे को इन्फॉर्म किया गया। छोटा बेटा तो रात के 11:30 बजे तक आ गया और बड़ा बेटा सुबह के 8 बजे तक पत्नी बच्चे सहित घर पहुंचा। बड़ा बेटा घर पहुंचा ही तो देखता है कि घर के बाहर में बहुत भीड़ है। वह जानता था कि उनकी माँ और पिता का व्यवहार इतना अच्छा था कि उनके आसपास में उनके जानने वाले उनको बहुत प्यार और सम्मान करते थे। इतना भीड़ देखना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने घर वकील दीपेश को भी देख दोनों बेटों को यही लगा कि दीपेश भी उनके अंडर में काम किया है। उनकी मौत की खबर सुनकर वह भी आ गया। खैर, रुपेश जी का अंतिम यात्रा निकाला गया और उनका अंतिम संस्कार पूरा हुआ। 13वें दिन उनका पूरा पूजा पाठ विधि विधान कर्मकांड किए गए। 13वें के 2 दिन बाद दीपेश ने सन्नो को कहकर सब लोगों को घर में सुबह 10 बजे बुलाया। दूसरे दिन सुबह 10 बजे थे। घर में दोनों बेटे, उनकी पत्नियां, घर में काम करने वाली सन्नो, नाई, माली और पड़ोसी का बेटा डॉक्टर आदेश भी था। दीपेश जी ने कहा कि आपकी माँ की मृत्यु होने के बाद जब आप दोनों बेटे यहाँ से चले गए तो रुपेश जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी औलाद देखी है कि बुजुर्ग पिता इस उम्र में घर में कैसे रहेंगे, किसके भरोसे रहेंगे, किससे बातें करेंगे, सोचा नहीं और यहाँ से चले गए। मुझे यह बात बहुत दुख पहुँचा रहा है और उन्होंने मुझे उनके वसीयत बनाने को कहा। यह मैं उनकी वसीयत बनाकर तैयार कर दिया हूँ। आप सबके सामने मैं उनका वसीयत पढ़ रहा हूँ। दीपेश जी ने कहा कि रुपेश जी अपने पूरे होशो हवास में वसीयत बनवा रहे हैं। दीपेश जी सबके सामने वसीयत पढ़ना शुरू किए। सन्नो की दोनों बेटियों को 50-50 हजार 21 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट बनाया है। 21 साल के बाद उसकी दोनों बेटियों को 8% इंटरेस्ट के तौर पे हिसाब से 6.5 लाख रुपये मिलेंगे। नाई को 2 लाख रुपये उसकी दुकान को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। माली का एक बेटा है जो उससे लग रहता है और उसकी बेटियां की शादी हो चुकी है तो उसके बुढ़ापे के लिए 2 लाख रुपये उन्होंने फिक्स कर दिया है। रुपेश जी ने यह बंगला और घर से लगा या बगीचे वाली ज़मीन भी उन्होंने आदेश के नाम कर दी है। आदेश को बड़ा हॉस्पिटल, लोगों को सामाजिक भलाई हेतु उन्होंने इस ज़मीन को आदेश को दान कर दिया है और मंजू जी की पेंशन, उसकी फिक्स डिपॉजिट, उनका अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उस सब को उन्होंने सरकार को दान कर दिया है। इतना सुनने के बाद दोनों बेटे उछल पड़े। यह क्या बकवास है? उन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं दिया। यह किसी की साजिश है। मेरे माँ पिता हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दीपेश जी ने कहा, यही आपके पिता ने भी कहा था कि मेरे बेटे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनकी माँ अपने बेटों के इंतजार में चल बसी। पिता अकेला घर में रह गया, पड़ोसों के रहमो करम पर रह गया। बेटों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उनकी देखभाल बाहर के लोग कर रहे हैं, उनके बेटे कहाँ थे? बेटों का फर्ज कहाँ था? बेटों का सेवा कहाँ था? जब बेटे कहीं नहीं रहे तो यह संपत्ति उनको क्यों दी जाए? दीपेश जी कहे, यह जो कुछ भी हुआ है वह सब आपके कर्म के हिसाब से है। अपने माँ पिता को उनके बुढ़ापे के आखिरी समय में उनकी सेवा और ध्यान करते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। आज हताशा या गुस्सा आपको नहीं देखना पड़ता। दोनों बच्चों का मुंह लटक गया। दोनों बेटे अपने माँ के मरने के बाद बहुत जल्दी में यहाँ से जाना चाहते थे। आज वह भारी मन से इस घर से निकल रहे थे क्योंकि अब यह घर उनका नहीं था। यहाँ पर अपना कोई नहीं था जिनके लिए वह रुकते। यहाँ पर अब कुछ नहीं था जो उनका अपना था। जो अपने थे उनके लिए तो रुके नहीं, तो यह संपत्ति तो उनकी रही ही नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।